सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम तीसरे चैप्टर पढ़ रहे हैं 8th क्लास का। उसमें जो है हमने यूरोप की फसलों के बारे में पढ़ा। अब भारतीय फसलों को के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय फसलों में नील का उत्पादन अच्छा था और विदेशों में जो है इसकी डिमांड अच्छी थी। देखो भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी। यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें ब्रिटेन जो प्रमुखतः देश था उसके अंदर नील की मांग क्यों बढ़ी। इसमें देखिए आप, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। कहाँ उगता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में। उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। किसका पौधा? नील का पौधा। अब इसमें देखो आप, 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का क्या करते थे? भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। कहाँ के लोग? देखो आप, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के लोग, ठीक है, भारतीय नील का उपयोग करते थे क्योंकि कपड़े रंगने की जो क्वालिटी भारतीय नील के अंदर थी वो किसी भी पौधे के अंदर नहीं थी या कलर के अंदर नहीं थी। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी क्योंकि उस समय जो है उत्पादन कम होता था, तो यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील बहुत ही कम मात्रा में जो है पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत अच्छी रहती थी। जब मात्रा कम जाएगी तो ऑटोमेटिक ही है, मांग और पूर्ति का संबंध है इकोनॉमिक्स में। अगर कीमत का ग्राफ क्यों बढ़ता है? कीमत इसलिए बढ़ती है क्योंकि अगर मांग के अनुरूप अगर आपूर्ति नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली जो है उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि नील की सप्लाई भारत से यूरोपीय बाजारों में कम हो रही थी, इसलिए भारतीय नील की जो है कीमतों में भी क्या था? उच्च स्तर था। देखो, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। देखो आप, इसमें क्या कहा उन्होंने? यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए, बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए, बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए ओड नामक एक पौधा था, वो काम आता था। यूरोपीय महाद्वीप के ब्रिटेन में ये पौधा उगता था, ठीक है। आगे निर्भर रहना पड़ता था। ओड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। कहाँ उगता था? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगता था, जबकि नील का पौधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है, ठीक है। आगे देखो, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में आता है यूरोप महाद्वीप, तो वहां ओड नामक पौधा आसानी से मिल जाता था। जबकि नील का पौधा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अर्थात भारत में है, तो भारत में ये पौधा उपलब्ध रहता था। देखो आगे, इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। कहाँ उगता था ओड नामक पौधा? दक्षिणी फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन के कई हिस्सों में ओड नामक पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के ओड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर क्या कर दें? पाबंदी लगा दें। उन्होंने ओड की प्रतिस्पर्धा में नील को ज्यादा महत्व देखते हुए ओड उत्पादकों ने क्या कहा वहां की सरकारों से कि भारतीय या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से आने वाली नील पर क्या लगा दे? पाबंदी लगा दे। तब जाकर हमारा ओड का जो पौधा है, हमारा जो उत्पादन स्तर है वो तभी बढ़ेगा। हमारी ओड के नामक पौधे की जो है कलर रंगने की मांग भी ज्यादा बढ़ेगी। मगर कपड़े को रंगने वाले नील को ही पसंद करते थे। कपड़े रंगने वाले जो रंगसाज थे वो क्या करते थे? नील को ही ज्यादा प्रमुखता से जो है पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था। मतलब किसी भी कपड़े को अगर रंगते थे तो नील से जो है बहुत ही चमकदार शाइनिंग कपड़ा बन जाता था, ब्लू कलर का। देखो आप, ओड से मिलने वाला रंग बेजान था। ओड नामक पौधे से मिलने वाला रंग कैसा था? बेजान था, मतलब उसके अंदर वो चमकदार नहीं था। देखो आप, और फीका होता था, उसका कलर भी क्या होता था? फीका होता था। जबकि नील से जो है क्या होता था? कपड़ा चमकदार बनता था और उसमें जो है शाइनिंग आती थी। देखो आप आगे, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर क्या लगा दी? पाबंदी लगा दी।
क्योंकि ओड उत्पादकों ने ये मैसेज कर दिया सरकार को कि अगर हम नील के आयात पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो हमारा जो है ओड का उत्पादन करना क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। देखो आप आगे, उत्पादकों में नील के आयात पर पाबंदी में देखो, यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जर्मनी में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। कुछ समय पश्चात उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए। उत्तरी अमेरिका में भी नील की खेती होने लगी, अर्थात नील के बागान सामने आए। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई। देखो 18वीं सदी की अगर बात करते हैं हम, 18वीं सदी की बात करते हैं तो यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश है उसमें हमारी नील की मांग बढ़ने लगी। नील की मांग बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था और उसमें कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। किसमें औद्योगिकरण शुरू हुआ? सूती कपड़ा बनाने के लिए औद्योगिकरण में और ज़्यादा फायदा हुआ। इसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, जब वहाँ उद्योग स्टार्ट हुए, कहाँ पर? ब्रिटेन में, यूरोप महाद्वीप में, तो भारतीय नील की मांग और बढ़ने लगी, क्योंकि उनको रंगने के लिए चमकदार नील का कलर चाहिए था। किनको? यूरोपीय महाद्वीप के लोगों को। उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादक आधा रह गया। 1783 से जो है 1789 तक, 1783 से 1789 तक क्या रह गया? दुनिया का जो नील उत्पादन था वो आधा रह गया। मतलब भारत की तुलना में अन्य देशों का उत्पादन स्तर क्या रह गया? आधा रह गया। देखो आप, ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए क्या थे? बेचैन थे, क्योंकि वहां पर उद्योग स्थापित हो चुका था, क्योंकि औद्योगिकरण का प्रारंभ हो चुका था 18वीं सदी में। तो जब कपड़ा उत्पादन कर रहे थे मिल, तो उनको रंगने के लिए नील की आपूर्ति बहुत जरूरी थी। इसलिए वहाँ की जो रंगरेज थे अर्थात कपड़ा रंगने वाले, वो बहुत बेचैन थे भारतीय नील के लिए। ठीक है, और किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। अब नील कहाँ मिल सकता है? उनको ये था कि अब नील कहाँ मिल सकता है। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। भारत की दिलचस्पी क्यों बढ़ी? अब देखिए आगे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण का सूत्रपात हो चुका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश कैसे किया? आप देखिए इसमें, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि हमारा जो देश है ब्रिटेन, उसमें जब औद्योगिकरण का सूत्रपात हो चुका है, उद्योगों का स्थापना हो चुकी है, कपड़ा जो बना रहे हैं उनको चमकदार कैसे बनाया जाए, उनमें नील का जो है प्रयोग की मांग बढ़ रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि भारत के अंदर नील का जो उत्पादन है वो बढ़ाने के रास्ते वो ढूंढने लगी, लोगों को प्रोत्साहित करने लगी। देखिए आप इसमें, 18वीं सदी के आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेज से फैलने लगी। सबसे प्रमुख जो अगर बात करते हैं भारत के अंदर, तो वो नील की सर्वप्रथम और ज़्यादा मात्रा में कहाँ होने लगी? बंगाल के अंदर। किसकी? नील की खेती। ध्यान दीजिएगा, नील की सर्वाधिक खेती कहाँ पर होने लगी? बंगाल के अंदर। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। मतलब क्या हो गया? उसका प्रसिद्धि पाली। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1788 में कितना प्रतिशत था? 30% भारत से खरीदने वाले नील की मात्रा का। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारत का नील का हिस्सा कितना हो गया? देखो आप, 90% तक ब्रिटेन के लोग भारतीय नील को खरीदने लगे 1800 के दशक में। ठीक है, 1800 के दशक में। याद रखने योग्य बात है, 1800 के दशक में नील का कितना प्रतिशत निर्यात किया जाने लगा ब्रिटेन में? 90%। ठीक है, नहीं सॉरी, 95% है। कितने प्रतिशत? 95%। आगे देखो, पहले 30% था।
जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायिक एजेंट, कंपनी कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कंपनी के एजेंट और है ना, कंपनी के अफसर और व्यवसायिक एजेंट मतलब दलाल नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, जो है खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने लगे, उनको पैसे देने लगे ताकि नील का उत्पादन क्या हो, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़े और ब्रिटेन में भारत की नील पहुंचे। ये मानना था ईस्ट इंडिया कंपनी का। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। देखो आप, जो उनकी जॉब थी वो भी छोड़ दी नील उत्पादन करने के लिए, ऐसा मानना था ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। देखो, स्कॉटलैंड के और ब्रिटेन के लोग कहाँ हैं, भारत में, और उन्होंने नील उत्पादन करने के लिए बहुत सारे बागान। अब अगर हम बात करते हैं बागान की, तो बागान चाय के भी और कॉफी के, है ना, गन्ना का, इधर से अपने नील का, ये सब बागान होते हैं और उनमें मजदूरों को काम करवाया जाता था, मतलब जबरन तरीके से। एक जगह लगाने के बाद उनको बागान कहा जाता। देखो आप आगे, उन्होंने नील के बागान लगा लिए स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड के लोगों ने। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। भारत के जो नील उत्पादक किसान थे, उनके पास अगर पैसा नहीं था तो उनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और क्या करते थे, कंपनी के और नए नए बैंक, मतलब नए नए बैंक उनको कर्ज देने के लिए तैयार रहते थे। अब बात करते हैं नील की खेती कैसे होती है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं, निज और रेती। एक तो निजी तौर पर और एक रेती के तौर पर, मतलब रेतों में। रेत का मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। या तो किसी की जमीन को वो क्या कर लेते थे, है ना, खरीद लेते थे, या जमींदारों से जमीन भाड़े पर किराए पर ले लेते थे। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। ठीक है। अब निजी खेती की समस्या क्या क्या है। जो स्वयं किसान निजी तौर पर अपने बागानों में स्वयं खेती कर रहे थे नील की, तो उनको समस्या क्यों आई, है ना। रेतों में नील की खेती करने वाले किसानों को क्यों नहीं आई, इसके पीछे कारण है। निज खेती की समस्याएं क्या क्या है। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया का कब्जा काबिज था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि भारत के लोग क्या नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं करें, हमारी कंपनी के अधीन रहते हुए उत्पादन करें, इनका स्वयं निजता का मामला नहीं होना चाहिए। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। सबसे बड़ी बात, नील की खेती की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे की जाती थी, उपजाऊ जमीन पर। ठीक है। आगे देखो, ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। अब खेती करने की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या थी, आबादी, जनसंख्या बसी हुई थी, है ना। वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। किनको, किसानों को। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी, बड़े बड़े प्लॉट्स की, बड़े बड़े क्षेत्रफल वाले खेतों की जरूरत थी। किनको, किसानों को। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी, इस तरह की जमीनें उनको नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वहाँ पर घनी बसी हुई आबादी रहती थी उपजाऊ जमीन के आसपास के इलाकों में। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया। किन्होंने, किसानों ने, कि फैक्ट्री के आसपास जमीन अगर मिल जाती है पट्टों के माध्यम से, तो लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। अंग्रेजों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती। जो बड़ा बागान होता था तो कंपनी को ये महसूस हुआ कि बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता है। मजदूरों की जरूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। तो आपको पता है भारत में धान की खेती भी होती। तो धान की खेती में जब लोग व्यस्त रहते थे, उस समय नील की कटाई भी रहती थी, नील का भी काम रहता था, तो मजदूर धान में व्यस्त हो जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उस समय दिक्कत आती थी। ठीक है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की जरूरत होती थी। नहीं होती थी क्या, बड़े पैमाने पर
जरूरत होती थी बैलों की, हलों की। एक पौधा नील की खेती के लिए 2 हल, 1 बीघा जमीन की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। 1 बीघा जमीन की अगाई जुताई के लिए कितने हल चाहिए होते थे? 2। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ती थी। मतलब कहने का मतलब यूं है कि एक बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है उपजाऊपन वाली, जिसमें अगर नील की खेती करनी है तो उसको कितने हजार बैलों की जरूरत पड़ेगी? 2000 बैलों की। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव करना ये भी एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। किसान भी नहीं बेचते थे क्योंकि किसानों को ज़रूरत है थी सही हलों की। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल बीज चावल में, है ना, धान की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक नील खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। क्यों हिचकिचाते थे? क्योंकि उनके पास उत्पादन करने का जो साधन नहीं था, मतलब बैल नहीं थे, हल नहीं थे। तो बड़ा बागान में नील का उत्पादन करने में वो क्या थे? निष्फल थे। ठीक है, कौन? निजता की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल फैलाने का प्रयास किया, वहां भी वो निष्फल हुए क्योंकि घनी बसी हुई आबादी थी उपजाऊपन वाली जमीन के आसपास। फिर बात करते हैं कि ज़्यादा बड़ा बागान होगा तो ज़्यादा हल और बैल चाहिए, किसानों के पास ऐसी चीज़ों का अभाव था, तो निजता में ये कमी आ रही थी। आगे देखो, इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रेती मतलब रेत पर किराए पर देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो अब हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेतों की जमीन पर नील की खेती कैसे करवाई जाती थी। तो इसमें देखिए आप, रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ क्या करते थे? अनुबंध करते थे पट्टे पर, मतलब किराए पर जमीन लेते थे, है ना। ठीक है, बागान मालिकों से रेतों के साथ अनुबंध पर करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं से भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बातें करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। क्या मिल जाता था? बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था, जो हस्ताक्षर कर देते थे। कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। क्या करनी होती थी? कुल क्षेत्रफल के 25%, कुल जमीन के आवंटन पर उसका 25% भूभाग पर उसको क्या करना होता था? जो अनुबंध पे उस जमीन ले रहा है बागान मालिक से, उसको 25% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे। कौन कराते थे उनको? बागान मालिक। बीज और उपकरण मतलब हल, कुली। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। किनके ऊपर रहता था? किसानों के ऊपर रहता था। ठीक है, आगे देखो, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत का नया कर्जा मिल जाता था। रेत को क्या मिल जाता था? फिर नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। किसान पहले इन कर्जों को बहुत आकर्षित थे। उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। किसानों को ये भी समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। भाई अपन को इतना भूभाग पे खेती करनी है ना, और नुकसान में कितने हैं ये उनको समझ में आ गया। उन्हें नील की कीमत की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी। किसानों को जो नील की कीमत मिलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वो बहुत कम थी, है ना। और कर्जों का सिलसिला जारी था। मतलब अंग्रेज क्या करते थे? जो रेत थे किराए पर जिनको देते थे बागान मालिक, ठीक है, वो क्या करते थे? उनको कर्जों में डुबो रहे थे और उनके उत्पादन का बहुत ही कम जो है क्या करते थे? वो मोल देते थे। कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। क्या चाहते थे बागान मालिक? क्या चाहते थे? किसान सबसे बढ़िया जमीन पर, है ना, सबसे अच्छी मिट्टी पर ही नील की खेती करें, ये उनका मानना था। लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उन्हें उनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील का जो पौधा होता है वो क्या करते हैं? नील के पौधे की जो है जड़ें जमीन के अंदर बहुत सारी जाती है और जितने भी उपजाऊपनता है वो सब खींच लेते हैं पानी वगैरह को। इसलिए किसान क्या करते थे?
मिट्टी की सारी ताकत खींच लेते थे। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उपजाऊपन खत्म ही हो गया, तो धान की खेती किसान नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आगे देखो, तो देखिए, है ना। तो आज हमने आपको बताया कि खेतों की जमीन पर नील की खेती करना, सारी चीज आपको समझाई। खेतों रेतों का किस प्रकार नुकसान हो रहा था कंपनी के माध्यम से। ठीक है, और अगर नील की खेती की जाती है तो जो है गेहूं की फसल उपजाऊ उसका उपजाऊपन वो नील के पौधे खींच लेते थे। तो किसान, भारतीय किसान मतलब वहां पर धान की अर्थात चावल की फसल नहीं कर पाते थे। इन सारी कमियों से फिर नील विद्रोह कैसे हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।